करना है हमारे पास है रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा हम बुक पे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें मेनली होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो फेगोसाइट हमारे पास सेल है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस, वो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज करके हमारे पास कोई भी अगर बैक्टीरिया होगा तो उसको मारेंगे। ठीक है, मेन यहाँ से हमारे पास रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिलेट कर रहा है हमारे पास रेस्पिरेशन से, तो रेस्पिरेशन से रिलेट है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, और बर्स्ट का मतलब होगा कि ब्रेकडाउन, कि विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि किस तरह से हमारे पास जो हमारे फेगोसाइट हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मेनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मैक्रोफेजिस। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन को यूज करके किसी भी बैक्टीरिया को मारेंगे, तो ये मेन हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, अब इसमें होता कुछ इस तरह से, डिफरेंट इंजाइम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन मेन जो इंजाइम होता है वो आपके पास होता है NADPH। ठीक है, NADPH ऑक्सीडेज इंजाइम जो होता है वो इस सारे पाथवे को इनिशिएट कर रहा होता है। ठीक है, मेनली करना इसने क्या है कि इसने हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस करना है। तो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन हो जाएगी तो वो मेनली हमारे पास किसी भी सेल को तोड़ने के लिए हेल्पफुल होती हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसके अलावा डीएनए इंटरकलेशन होती है, डीएनए को आपके पास ब्रेक डाउन कर सकती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, डायरेक्टली उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई गई है इसको थोड़ा सा आप देख लें, फिर हम चलते हैं। दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये क्या है कि ये हमारे पास उसने डायग्राम बनाई हुई है, एक सेल न्यूट्रोफिल या आपके पास जो है मैक्रोफेज उसकी बनाई हुई है। ठीक है, तो इसने किसी भी बैक्टीरिया को क्या किया, फेगोसाइटोज कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करके हमारे पास क्या करेगा कि ये सेल के अंदर इस बैक्टीरिया को तोड़ेगा। ठीक हो गया, तो मोस्ट कॉमनली होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास फेगोसोम और लाइसोसोम, ये आपके पास ये देखिए ना, ये उसने लिखा हुआ है फेगोलाइसोसोम। सबसे पहले आपके पास फेगोसोम बनता है और वो लाइसोसोम के साथ जब जब अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये जो फेगोलाइसोसोम बनता है, इनके इसके अंदर आपके पास जो भी हमारे पास डेंजरस प्रोडक्ट होगी उसको कैसे तोड़ा जाएगा, तो ये आपके पास थीम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने देख लिया कि ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट भी इसको कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ठीक है, और मेन हमारे पास जो इसमें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि हमने नॉर्मल ऑक्सीजन जो है उसको हमने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट करना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाएगा हमारे पास सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास ये जो काम हुआ इसको करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं NADPH ऑक्सीडेज। ये बहुत ही अहम एंजाइम है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ये काम हो गया, इसके बाद हमारे पास ये जो सुपर ऑक्साइड है इसको फर्दर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, H2O2, ये आपके पास जो प्रोडक्ट है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है ये फर्दर हमारे पास हाइपोक्लोराइट में कन्वर्ट हो जाती है, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, HOCl नेगेटिव। इसमें होता कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक क्लोरीन की एडिशन होती है। ठीक है, और क्लोरीन के एडिशन से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड था इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइपोक्लोराइट में। ठीक है, और ये जो हाइपोक्लोराइट है इसके पास एबिलिटी है कि ये किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है। यहाँ पे अगर बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया था, तो जब हमने उसके ऊपर हाइपोक्लोराइट से टारगेट किया तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये आपके पास टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ वो किस किस तरह से होता है, कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमने बात देखनी है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो दूसरा एंजाइम यूटिलाइज होता है इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ने आपके पास ऑक्सीजन, ये जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज थी, ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे माइलो पर ऑक्सीडेज, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हाइपोक्लोराइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया, तो ये सारे का सारा पाथवे चलता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया गया और सारे का सारा पाथवे चल गया। अब हमारे पास जो दो तीन बातें हैं जो हमारे पास पैथोलॉजिकल रेलिवेंट है वो ये है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में हमारे पास यहाँ पे NADPH एंजाइम, ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी होगी, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद हमारे पास जो फेगोसाइट्स मोनोसाइट्स हैं उनमें हमारे पास फेगोसिटिक एक्टिविटी हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स में अगर NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉडी की अगेंस्ट बैक्टीरिया फेगोसिटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, और अगर ये आपके पास ऐसी कंडीशन है कि NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है तो इस डिजीज को हम कहते हैं
क्रोनिक ग्रेनुलोमेटिस डिजीज, ग्रेनुलोमेटस डिजीज, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास क्या क्या चीजें जो रिलेट हो सकती हैं, कि कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या क्या इससे रिलेटेड। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम लिख लेते हैं कि कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है सम, और सम जो है वो कैटालेज नेगेटिव है। जो कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास एबिलिटी होती है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन पर है ना, ये वाला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी होती है। ये जो कैटालेज एंजाइम है, ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, इस कैटालेज की मदद से आपके पास ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में, ठीक है, और प्लस O2 में। जब इसको कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या, ये जो पाथवे चल रहा था जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहा था, तो वो उसने डाइवर्ट कर दिया फौरी तौर पे, उसने तो उसको टर्न कर दिया कि मतलब कि आप आगे हाइपोक्लोराइड ना बनाओ। तो जितने भी हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा काज करवा सकते हैं, ठीक है। एक ये बात है, और दूसरी ये बात है, मेन बात तो ये होगी ना कि अगर NADPH ये इसकी डेफिशिएंसी है, NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, तो ये पाथवे पूरा रन ही नहीं होगा, आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। एक तो ये बात है, और दूसरा कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो ये काम कर देते हैं। अब अगर बॉडी में कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है जी, कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, वो पता क्या करते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म जो चलता है, मेटाबॉलिज्म के एंड पे वो क्या करते हैं कि वो आपके पास एंड पे बना देते हैं, एंड प्रोडक्ट हो जाती है उनकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। मैंने ये बात की कि हमारे पास जो कैटालेज पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव जो है वो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनका जो नॉर्मल हमारे पास सेल में उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है, पूरा वो आपके पास ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में एंड पे वो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर किसी बंदे की बॉडी में NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी, तो उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा, नेगेटिव का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है हाइपोक्लोराइड बनाना है। तो आपके पास जो कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमें खुद ब खुद ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देते हैं कि ये ले लो, आप बना बनाया ले लो, ठीक है। तो बेशक हमारे पास यहाँ पे सुपर ऑक्साइड नहीं बना, लेकिन हमें ये आपके पास जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी प्रीपेयर्ड मिल गई, ठीक है। तो इसके नतीजे में हम क्या करेंगे कि हाइपोक्लोराइड बना लेंगे, और हाइपोक्लोराइड से दोबारा से हमारे पास जो कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उसको हम मार देंगे। तो ये आपके पास कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने लिए खुद ब खुद ही जो जाल है वो बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे की बॉडी में NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, तो उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा आपके पास बार बार कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का जो है इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो वो क्यों होगा? एक तो ये आपके पास एंजाइम नहीं है, दूसरा कैटालेज पॉजिटिव अगर समहाउ कम है या नहीं है, अगर आपके पास हाइड्रोजन परोक्साइड, ये जो हाइड्रोजन परोक्साइड है, ये अगर बन भी रहा है तो फौरी तौर पे इसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। तो आपके पास MCQs में इस तरह से सिनेरियो आएगा कि आपके पास कोई भी पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट को आपके पास रिकरेंट बार बार क्या हो रहा है कि रिकरेंट कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना, उनका इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक ये बात होगी, और दूसरी ये बात होगी कि इसको डायग्नोज करने के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम नाइट्रो ब्लू, ये आपके पास नाइट्रो ब्लू ये टेक्निक होती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं कि ये हमारे पास हमने क्या किया कि बॉडी में नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम, टेट्राजोलियम हम बॉडी में ये डाई इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। जब ये डाई इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो अगर किसी बंदे की बॉडी में आपके पास NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी, तो आपके पास जो आपने ये प्लेट बनाई है जिसपे आप ये डाई डाल रहे थे, उसके सीरम को जो ब्लड लिया था, तो वो आपके पास कलरलेस आएगा, ठीक है। अगर उस बंदे की बॉडी में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को हमने निकाल के उसके ऊपर ये डाई को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो आपके पास कलरलेस प्लेट जो होगी वो मिलेगी, ठीक है। जितना ज्यादा पेशेंट में क्या होगा कि NADPH ऑक्सीडेज बॉडी में होगा, न्यूट्रोफिल्स में होगा, ठीक हो गया, तो उतना ही जो आपके पास ये डाई जैसे ही हम एक्सपोज करेंगे उसके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को, तो उतना ज्यादा ये ब्लू कलर अपीयर करेगा। अगर आपके पास ये डाई डालने की वजह से आपके पास कलर नहीं आ रहा, कलरलेस आपके पास प्लेट जो है वो शो हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, और बार बार क्या हो रहा है, इस पेशेंट को रिकरेंट कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। और कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं? आपके पास स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस हो सकता है, उसके अलावा आपके पास नकोडिया, नोकार्डिया, ये भी आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अलावा सर्शिया, ठीक है, और एक फंजाई आपके पास एस्परजिलस।
तो इनके पास कैटालेज एंजाइम होता है जो कि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड को दोबारा से न्यूट्रलाइज करता रहता है, और न्यूट्रलाइज करने के नतीजे में वो बार बार उसको खाने नहीं देगी, मतलब कि उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होती। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने एक और पाथवे साथ बनाया हुआ है, वो हम देखते हैं दोबारा से। ये सारी बात हमने कर ली है, ठीक है, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो पाथवे होता है, इसको हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। G6PD डेफिशिएंसी जो होती है ना, अनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया, उसमें ये होता है कि ये आपके पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करती है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकता है, तो ये क्या करती है कि ये रेड ब्लड सेल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका ये पाथवे था कि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये आपके पास इसको ग्लूटाथायोन जो होता है वो इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन आपके पास फर्दर आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, GSSH। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है ना, वो ये होता है कि आपके पास ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या बात हम कर रहे हैं कि ये आपके पास रेड ब्लड सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, लेकिन ग्लूटाथायोन इसको न्यूट्रलाइज करता है, और ग्लूटाथायोन इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलके खुद ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, H2O में। ठीक है, और फर्दर आपके पास ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है, ये दोबारा से आपके पास रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो इंजाइम यूटिलाइज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड को दोबारा से ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये काम करने के लिए हमारे पास क्या, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है NADP। ठीक है, NADP। ठीक है जी, NADPH, और NADPH दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। ठीक है, और आपके पास ये जो NADPH होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, हमारे पास HMP शंट जो प्रोसेस होता है, बायोकेम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो कि ये प्रोसेस करवा रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और आपके पास जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट होता है, तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है कि हमें NADPH मिलता है। ठीक है, और यही NADPH जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। इस सारी बात को सम अप करते हैं कि अगर किसी बंदे की बॉडी में हमारे पास G6PD इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो हम NADPH नहीं बना सकते। ठीक है, अगर बॉडी में NADPH की डेफिशिएंसी है, तो आपके पास ग्लूटाथायोन जो होगा उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ग्लूटाथायोन एज अ प्रोटेक्शन काम करता है, जिसके नतीजे में अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है, अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी, हाइड्रोजन परऑक्सीडेज को अगर ग्लूटाथायोन रिड्यूस करके वाटर नहीं बनाएगा, तो ये आपके पास ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये रेड ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर देगी, उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया, तो जिसके नतीजे में आपके पास G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा पाथवे लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, और ग्लूटाथायोन कन्वर्ट हो गया ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में, फर्दर फिर ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड को दोबारा से ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और NADPH जो था वो आपके पास ये डाइसल्फाइड ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट करता है ग्लूटाथायोन में, और खुद NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP में। और आपके पास ये NADPH कहाँ से आता है, हमें फ्रॉम HMP शंट जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये प्रोसेस करता है। ठीक है, जिसके नतीजे में हमें NADPH मिलता है। ठीक है, बायोकेम में आप लोग जाके HMP शंट वाला प्रोसेस जो है वहां पे जाके दोबारा से ये देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रोसेस था जो हमने पढ़ा है, और यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो वही हैं। फेगोसाइटोस ऑफ पेशेंट विद द क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज कैन यूटिलाइज हाइड्रोजन peroxide generated by invading organisms and convert it into two reactive oxygen species. Patient are at an increased risk of infection by catalase positive species, कि जो catalase positive होंगे वो बार बार इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक हो गया, और बाकी सारी यही बातें लिखी हुई हैं। ये जो डिजीज लिखी हुई है वो हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। ठीक है, डिफेक्टिव NADPH ऑक्सीडेज, डिक्रीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और डिक्रीज रेस्पिरेटरी बर्स्ट होगा, एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैटालाइज पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे उनका आपके पास जो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ग्रेनुलोमास, तो ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन होगी, ये मैंने बताया था। नाइट्रोबिलू टेट्राजोलियम डाई रिडक्शन टेस्ट फेल्स टू टर्न बिलू, कि जब हम न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस के ऊपर ये डाई डालते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि वो ब्लू अपीयरेंस नहीं देते। और ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है हमारे पास, ये कौन सी टाइप है, उसकी फैगोसिटिक डिसफंक्शन है। हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, कुछ में क्या होगा कि
इम्यूनो डेफिशिएंसी इस वजह से होगी कि फेगोसाइट अपना काम नहीं कर पा रहा है, बी और टी सेल का डिसऑर्डर हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास टी सेल का और बी सेल का, ठीक है, कुछ कंबाइन होंगे और कुछ, ये सारे कल हम पढ़ेंगे। और फर्दर आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, कि ट्रांसप्लांट बॉडी में कब होता है और किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और अगर वो आपके पास प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसके नतीजे में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसप्लांट सबसे पहले हमारे पास हमें क्यों करवाना जरूरी है, ट्रांसप्लांट इस वजह से करवाना जरूरी है कि हमारे पास अगर बॉडी में एंड ऑर्गन फेलियर हो जाए, ट्रांसप्लांट, ठीक है, सबसे पहली हमारे पास जो काज है वो है एंड ऑर्गन फेलियर। एंड ऑर्गन फेलियर कब कब हो सकता है, हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, एक या एक सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, तो किसी कंडीशन में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन हमारे पास जो ऑर्गन है ना जिनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पॉसिबल है, उसमें आपके पास सबसे जो कॉमन है जिसकी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है वो आपके पास है किडनी। किडनी की बहुत कॉमन है, इसके अलावा हमारे पास लीवर की ट्रांसप्लांटेशन होती है, लंग्स की होती है, ठीक है, हार्ट की होती है, हार्ट के अलावा हमारे पास पेंक्रियाज, तो इन सब की ट्रांसप्लांटेशन करवाई जा सकती है। इसके अलावा इन सब के अलावा हमारे पास जो मोस्ट मोस्ट कॉमन है वो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अगर किसी बंदे को कोई ब्लड के रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि हमारे पास कोई मलिग्नेंसी है, मलिग्नेंसी की रीजन में ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, तो तब हम करवाएंगे। इसके अलावा मलिग्नेंसी के अलावा हमारे पास इनहेरिटेड रेड सेल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा था सिकल सेल डिजीज, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, बीटा थैलासीमिया, उसमें भी हम करवाते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे कि मैरो फेलियर हो सकता है, कि ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सारी कंडीशन है कि जब हम ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करवाते हैं, तो ट्रांसप्लांट हमारे पास परफॉर्म करवाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीजों को देखना है कि हमारे पास जो ट्रांसप्लांट है वो कंफर्म होगा, मतलब कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, उसके खिलाफ कोई बॉडी का रिएक्शन तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसप्लांट हमारे पास जो ग्राफ्ट टाइप्स है ना, कि जैसे कि ट्रांसप्लांट किन किन कंडीशन में हो सकता है, हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट हमारे पास ये कंडीशन होगी कि हम जो पेशेंट है ना उसी की बोन मैरो को दोबारा से रीन्यू करेंगे, ठीक है। डोनर रिसिपिएंट सेम पर्सन इसमें हम होगा। डोनर मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से डोनर रिसिपिएंट सेम पर्सन है, दोनों सेम ही है। डोनर भी जो देने वाला है और जो आपके पास रिसीव कर रहा है वो सेम है। कि अगर इस पेशेंट को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा था तो हमने क्या किया कि इसकी बोन मैरो की सबसे पहले एब्लिशन करवा दी। और बोन मैरो एब्लिशन करवाने के लिए हमारे पास हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कि जो आपके पास बोन मैरो को एज अ कीमोथेरेपी कौन सी ड्रग होती है, बूसल्फान, बूसल्फान, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये ड्रग यूज करने से हमारे पास कीमोथेरेपी से हमने सारी की सारी जो इसमें कीमोथेरेपी करने की वजह से बोन मैरो सारी की सारी उसकी अब्लीशन करवा दी, सारे सेल्स जो थे वो आपके पास क्या हो गए, डेड हो गए। तो फौरी तौर पे हमने क्या किया कि अब्लीशन करवाने के बाद दूसरे सेल्स जो थे नॉर्मल आपके पास, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया। अब हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास हमने इसी पेशेंट से कुछ नॉर्मल सेल जो थे ना वो पहले रिसीव कर लिए थे, पहले निकाल लिए थे, ठीक है। नॉर्मल सेल्स निकालने के बाद कुछ ग्राफ्ट जो था वो पहले ले लिया था, उसके बाद हमने थेरेपी से एब्लिशन करवाई, और एब्लिशन करवाने के लिए आपके पास करवाने के बाद दोबारा से जो नेचुरल नॉर्मल सेल थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दी, इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। फिर हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं सिंजेनेटिक ग्राफ्ट, सिंजेनेटिक ग्राफ्ट। ये टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये इस तरह क्यों किया जाता है, कि आइडेंटिकल ट्विंस से क्यों इस तरह आपके पास जो ग्राफ्ट है वो रिसीव किया जाता है। फिर आपके पास जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट में जो डोनर होगा वो आपके पास डिफरेंट स्पीशीज का होगा, जैसे कि एनिमल हो सकता है, मतलब हम जैसे कि हमारे पास ह्यूमन का हार्ट वॉल जो है ना वो अगर डैमेज है तो यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे होता है कि पिग का जो हार्ट वाल है ना वो रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट स्पीशीज जो है ना उससे रिसीव करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज से, ठीक है, जिसको बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। और मोस्ट कॉमन जो टेक्निक हम यूज करते हैं मेडिकल में उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट, ठीक है, कि सेम स्पीशीज है, सेम मतलब कि आदमी का ही आदमी को दिल जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, इंसान का इंसान के साथ, ह्यूमन का ह्यूमन के साथ। तो एलोग्राफ्ट टेक्निक जो है वो मोस्ट कॉमन है। अब हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म करवानी है तो ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म करवाने के लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं कि जो हमने परफॉर्म करनी है, सबसे पहले कि मेन गोल्स हैं जो हम करेंगे तो उसके नतीजे में ही आपके पास अच्छा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा। कौन कौन सी हैं, कि हमारे पास जो दोनों पेशेंट हैं, डोनर और रिसिपिएंट, सॉरी डोनर तो पेशेंट नहीं है ना, तो उन दोनों का आपस में सेम ब्लड ग्रुप हो, ब्लड ग्रुप जो है ना वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सेम MHC 1, MHC मॉलिक्यूल 1 और MHC 2, ये भी आपके पास सेम होना चाहिए। ये किस तरह से सेम होगा ये मैं बताता हूँ आपको। और फर्दर हम क्या करेंगे कि नेगेटिव क्रॉस मैचिंग हमारे पास होनी चाहिए। नेगेटिव क्रॉस मैचिंग, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये डोनर है और ये हमारे पास क्या है कि ये रेसिपिएंट है, इसने रिसीव करना है, रेसिपिएंट, ठीक है। तो हम डोनर के टिश्यूज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसके सीरम के साथ। पहले इसके सीरम के साथ ना बाहर ही हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ सेल को हमने इसके सीरम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं कि ये आपस में रिएक्ट तो नहीं कर पा रहे, मतलब कि थ्रोम्बोसिस एग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही। तो इसके नतीजे में हमारे पास हम क्या करते हैं कि फिर ये कंडीशन जो होती है वो उसको रोक देते हैं। तो हमारे पास जो मेन गुड मैच के लिए हमारे पास जो फीचर है वो ये होने चाहिए कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, MHC मॉलिक्यूल 1 और 2 आपके पास जो है वो सेम होना चाहिए, और नेगेटिव क्रॉस मैच जो है उसका जो सॉरी जो क्रॉस मैच का रिजल्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास MHC मॉलिक्यूल 1 और 2 जो है ना उसका काम ये होता है, हमने कहा था कि आपके पास MHC 1 वाले जो हैं ये तमाम के तमाम जो हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल हैं, न्यूक्लिएटेड सेल जो है ना उनके पास होता है MHC 1 मॉलिक्यूल, और MHC 2 जो है वो आपके पास किन के पास होता है? हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो आपके पास MHC मॉलिक्यूल 2 अपने सरफेस के ऊपर रखते हैं। अगर हम MHC मॉलिक्यूल 1 की बात करें तो अगर किसी पेशेंट के पास हमने उससे किडनी ली है, ठीक है, तो क्या किडनी के सेल के पास न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होता है। तो क्या किडनी के सेल जो होंगे आपके पास वो MHC मॉलिक्यूल 1 को प्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर हार्ट है तो हार्ट के पास भी हमारे पास MHC मॉलिक्यूल मायोसाइट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। MHC मॉलिक्यूल 2 कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होगा वही करेगा, जैसे कि हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो मैक्रोफेजेस की है कि मैक्रोफेजेस अपनी सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल 2 जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन को जब देखा था तब हमने कहा था कि पहले हम क्या करवाते हैं कि टी सेल की जब मैचुरेशन होती है ना तो हम थाइमस में, हमारे पास थाइमस के दो पार्ट थे, एक था हमारे पास कॉर्टेक्स बाहर वाला और एक था दरमियान में मेडुला। और कॉर्टेक्स में हम क्या करवाते थे? पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव सिलेक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो इनर पार्ट होता है, इनर मेडुला, थाइमस का जो मेडुला होता है इसमें हम करते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये MHC मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपके पास MHC मॉलिक्यूल के साथ टी सेल्स जो हैं वो जुड़ रही हैं तो ये ठीक है, ओके, इनको बनने दो भाई, सही है। अगर जो नहीं जुड़ रहा उसको हम मार देते थे, ठीक है। और हम नेगेटिव सिलेक्शन में ये करते थे कि हमारे पास अगर ये टी सेल है तो टी सेल अगर हमारे पास ये जो कोई भी सेल जो था MHC मॉलिक्यूल 1 वाला उसने अपने सरफेस के ऊपर सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट किया, ठीक है, सेल्फ एंटीजन को, तो जब सेल्फ बॉडी की अपनी एंटीजन को प्रेजेंट करते थे तो अगर ये जो टी सेल था अपने सेल के खिलाफ रिएक्ट कर रहा था तो हम कह रहे थे कि भाई तुझको नहीं हमने रखना, तुझे मार देना, ठीक है। तो इसको बोलते थे नेगेटिव सिलेक्शन। सेम यही काम होता है कि हमारे पास जब हम ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं ना तो अगर हमारे पास कोई भी डोनर है तो डोनर का जो MHC क्लास मॉलिक्यूल होगा वो अपने डोनर की सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करेगा ना। दोबारा से ये बात है कि यहाँ पे हमारे पास है ये सेल्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, सेल्फ अपने हैं, ठीक है, जो कि पहले से बॉडी में प्रेजेंट है। और इनकी सरफेस के ऊपर हमने क्या किया? MHC 2 मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करवा दिया इन्होंने खुद ही, और टी सेल आए और टी सेल ने इसके साथ रिएक्ट नहीं किया, रुक गए कि ये तो मेरी अपनी ही एंटीजन है, ठीक है। अब हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि हमने बाहर से डोनर का जो है ना कोई भी ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करवा लिया, तो डोनर के साथ हमारे पास हम हो ऐसे हो सकता है कि उसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर उसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी में आ गए, जैसे कि मैंने मिसाल दी मायोसाइट्स हैं, हार्ट आया तो हार्ट के ऊपर आपके पास मायोसाइट्स है ना, तो किसी भी सेल ने क्या किया कि MHC मॉलिक्यूल 2 के ऊपर आपके पास जो उसकी मायोसाइट्स के अंदर, मतलब इसकी जो प्रोटीन थी वो प्रेजेंट कर दी, ठीक है, लेकिन ये डोनर के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। अब जो हमारी बॉडी के जो रिसिपिएंट के टी सेल होंगे ना वो पहले इससे इसके साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता कि ये अपने हैं या किसी और के हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरेक्शन है इसके बारे में तो उसको पता था कि अपने हैं। तो अब ये डोनर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब अपनी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो इसके खिलाफ टी सेल जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास फौरी तौर पे रिएक्शन हो जाता है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो मेनली टेक प्लेस हो जाता है। अब इसको आगे बात करने से पहले हमारे पास ये जो मैंने आपको बात बताई है कि MHC मॉलिक्यूल 2 जो 2 और 1 जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, MHC 1 2 ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इनका काम ये है कि ये किसी भी अपने अंदर के आपके पास सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। तो एक जीन्स होती है हमारे पास, स्पेसिफिक जीन होती है जो कि इस मॉलिक्यूल को बनाती है, जिसको हम बोलते हैं HLA जीन, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन
ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। और ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 6 पे ऊपर प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम 6 के ऊपर, ठीक है। और इस HLA ने आगे आपके पास क्या बनवाना है, MHC मॉलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है। तो MHC मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपके पास ये जो HLA जीन होती है ना, इसकी डिफरेंट आगे टाइप है। जैसा कि हमारे पास HLA, ठीक है, फिर HLA-B, फिर हमारे पास HLA-C, ठीक है जी। तो इसी तरह इसकी टाइप है। फिर आगे फर्दर हमारे पास जैसे कि HLA-A है ना, इसकी नेक्स्ट 50 टाइप है, A1, A2, A3, A4, ठीक हो गया। ऐसे बी की आपके पास या इसकी आगे टाइप्स हैं B1, B2, B3, B4, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो जितनी भी हमारे पास HLA-B-C-D, ये आपके पास जो जीन्स है ना, ये वाली, ये बनाती हैं हमारे पास MHC1 मॉलिक्यूल। और आपके पास दूसरी जो टाइप है HLA-DQ-DR, ठीक है जी, DP-DO, तो ये सारी की सारी आपके पास जो HLA की जीन टाइप्स है ना, ये बनाती हैं MHC2 मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो जब हमने ट्रांसप्लांटेशन करवानी है, तो उससे पहले हमने इनका भी आपस में मैच करवाना है कि MHC मॉलिक्यूल 1 और 2 जो हो ना, वो भी सेम हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, हमारे पास हर बंदे का जो जेनेटिक, जैसे हमारे पास थंब प्रिंट जो है ना, वो भी सम हो, मतलब किसी के भी नेचुरली ऐसे है कि किसी का थंब प्रिंट जो है वो किसी के साथ नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों को पैदा किया हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सिबलिंग में देखना है कि जो उसके बहन भाई है ना, बहन भाई से सबसे पहले बात करनी है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आपके पास जो होते हैं ना, वो फर्स्ट सेफ आपके पास ट्रांसप्लांटेशन का ना जो डोनर होता है वो फर्स्ट सिबलिंग्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, और फिर आइडेंटिकल ट्विंस भी नहीं है, सिबलिंग्स भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, जेनेटिकली उसको मैच करना है कि हमारे पास कम से कम सस्पेक्टेबिलिटी हो कि आपके पास अगर ये दोनों का आपस में क्रॉस मैच होता है तो इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े, उसका रिस्क ना बढ़े। और आपके पास ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है कि ट्रांसप्लांट जब किया जाता है, लेकिन उसके साथ हम इम्यूनोसप्रेसेंट को साथ चलाना शुरू कर देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, वो सारी ड्रग्स साथ यूज करवाते हैं, ताकि क्या होता है कि उसकी जो रिजेक्शन का रिस्क है ना, वो कम से कम हो, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए जी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद आपस में उनका कॉम्बिनेशन जो था वो नॉर्मली नहीं बना, और कॉम्बिनेशन अगर आपके पास नॉर्मल नहीं है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसके नतीजे में हमारे पास दो रिएक्शन होंगे मेनली। एक ये होगा कि हमारे पास रिजेक्शन रिजेक्शन ऑफ डोनर सेल, कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है। ये दो कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है जी। इनके बारे में पढ़ने से पहले हमारे पास ये जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रिजेक्शन। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये है डोनर, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये है रिसिपिएंट, ठीक है जी। और रेसिपिएंट अगर है तो हम क्या करते हैं कि इसको एक छड़ी पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो छड़ी इस चीज़ की हमारे पास प्रेजेंटेशन है कि ये जो पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कि इस पेशेंट में हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो कम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, बी सेल, टी सेल, इम्यून सेल्स जो है वो कम है। तो हमने क्या किया कि हमने इस बंदे का कोई भी ऑर्गन जो था वो इसमें डाल दिया। मोस्ट कॉमनली इस टेक्निक में लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के नतीजे में आपके पास ये जो कंडीशन मिलती है ना, ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज, ये इन दोनों कंडीशन में मिलती है। तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाई है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने से पहले हमारे पास ये जो पेशेंट था ना, डोनर जो था, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट था। इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब कि इसके जो इम्यून सेल्स हैं वो बहुत हेल्दी हैं, नॉर्मल है। तो अब जब ये आपके पास इस पेशेंट में जाएगा, तो इसके सेल्स के खिलाफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके सेल्स को जाके मारना शुरू कर देगा, इसके रेसिपिएंट के सेल्स को। होता नहीं है वैसे ऐसे, लेकिन मतलब बहुत कम कंडीशन है। और दूसरी ये बात है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी, तो आपके पास ये जो ग्राफ्टेड है ना, ये इसके जो टी सेल हैं, टी सेल्स मेनली आपके पास CD8 सेल्स जो होंगे, वो इसकी बॉडी में जाके रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, और आपके पास रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो डिजीज होती है उसमें मेनली आपके पास जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, उसमें स्किन रैशेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास GIT ट्रैक डिस्टर्बेंस मिलेगी, डायरिया,
डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, एलएफटीज बढ़ जाएंगे, उसके अलावा बिलीरुबिन जो होगा वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। फर्दर हमारे पास ये होता है कि सम हाउ ये टेक्निक जो होती है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है कि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की करवानी थी, ठीक है। क्यों करवानी पड़ी? क्योंकि इस पेशेंट को कैंसर था। अगर इसको कैंसर था तो हमारे पास यहाँ से हमने जो व्हाइट ब्लड सेल दिए हैं इसको, आपके पास वो व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, जो कैंसरस सेल है ना उनको जाके मारना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं हमारे पास। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो है ना वो हमारे पास बेनिफिशियल होती है। अगर किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया है तो उसके आपके पास जो सेल्स को मारना शुरू कर देगी। और आपने इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, डायग्नोज किस तरह से करना है, हमने मतलब कि जो जब सिनेरियो आएगा तो किस तरह से आपके पास ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन, यही आपके पास स्पेसिफिसिटी इसकी यही है, जीआईटी सिम्टम्स, डायरिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें हेपेटोसेप्लिनोमेगली भी मिलेगी, जॉन्डिस मिलेगा, मैक्यूलोपेपुलर रैश जो है वो पेशेंट को मिलेंगे, ठीक हो गया। और ये आपके पास, और दूसरी ये बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डायग्नोज करते हैं। टाइम आपके पास ये है कि इसका जो ऑन सेट है वो रिजेक्शन के कितनी देर बाद आया, कि ट्रांसप्लांट की कितने देर बाद आया। तो आपके पास ये जो कंडीशन होती है ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई कंफर्म नहीं है कि आपके पास ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्ट कब मिले, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास डिजीजेज हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि फौरी तौर पे रिएक्शन हो रहा है, थोड़ी सी देर से हो रहा है, तो इसको टाइम के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें आपके पास वेरिएबल होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, लेकिन आपके पास मेन सिम्टम्स जो होंगी मैक्यूलोपेपुलर रैश, हेपेटोसेप्लिनोमेगली, डायरिया, और ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। और इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो है वो डोनर है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है वो रिसिपिएंट है, ठीक है। ये बात है। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के नतीजे में तीन किस्म की डिजीज जो है वो हो सकती हैं आपके पास। एक होगी हाइपर एक्यूट, दूसरी हमारे पास हो सकती है एक्यूट, और तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक, ठीक है। जो हाइपर एक्यूट होती है हमारे पास, ये विद इन मिनट्स होगी। किस तरह से विद इन मिनट्स होगी? कि हमारे पास अगर कोई सर्जन था तो सर्जन ने क्या किया था कि हमारे पास अभी वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा था, ठीक है। उसने हेपरिन इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी कि वो आपके पास कोagulation ना हो जाए, और वो क्या करवा रहा था कि बाकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो मैकेनिकली बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। जैसे ही उसने क्या किया कि इस हार्ट के साथ फौरी तौर पे सर्कुलेशन को अटैच किया, तो फौरी तौर पे विद इन मिनट्स, अभी वो खड़ा है उधर ही, विद इन मिनट्स आपके पास क्या होगा कि सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। सिम्टम्स क्या आएंगे कि आपके पास ये जो वेसल्स हैं उसमें इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक हो गया, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, और आपके पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनना शुरू, सबसे पहले थ्रोम्बस बनेंगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इस्कीमिया, ब्लॉकेज हो गया, इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगी। ये जो सारी कंडीशन होती हैं वो आपके पास क्यों होती है, ये मेन बात हम इधर लिख देते हैं कि विद इन मिनट्स, विद इन मिनट्स, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि हमने इसको किस तरह से बाकियों से डिफरेंशिएट करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके पास इसको डिफरेंशिएट कर सकती हैं। तो ये पहली बात ये याद रख लें कि विद इन मिनट्स है। दूसरी ये बात है कि आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 है। टाइप 2 में आपके पास कौन कौन सी कंडीशन होती है? एक आपके पास होती है उसके जो हमने कल पढ़े थे ना कि कौन कौन से पैटर्न जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेलुलर टॉक्सिसिटी, सेलुलर डिस्ट्रक्शन, कि हम सेल को मार सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे हमने कहा था डिसफंक्शन। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले सेल डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन के बाद आपके पास कोई भी यहाँ पे एंडोथेलियल सेल जो है ब्लड वेसल्स में उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद आपके पास अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो सब एंडोथेलियल कोलेजन आपके पास वो एक्सपोज हो जाएगा, वोन विलिब्रेंट फैक्टर, तो आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी, आपके पास प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस प्रॉपर, और यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी आ सकती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो टाइप 2 है वो इसमें फॉलो किया जाता है। हुआ ऐसा क्यों? हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज पड़ी हुई थी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेनली किस पे डिपेंड कर रहा होता है? एंटीबॉडीज पे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 है जो कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जिसका, ठीक है, जो कि हेल्पर T1 सेल्स उस पे डिपेंड कर रहे थे, बाकी सारे एंटीबॉडी मीडिएटेड है। तो एंटीबॉडीज बनी कहाँ आपके पास? अगर किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग, पहले से भी हमने इसी पेशेंट को सेम डोनर के साथ ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश की है तो उसके टिश्यूज के अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडी बनी पड़ी थी, ठीक हो गया। सम हो प्रेगनेंसीज की कंडीशन में भी ऐसे हो सकता है। तो मेनली ऐसा होता है कि प्री एग्जिस्टेंस एंटीबॉडी थी, जैसे ही उसको दोबारा से एक्सपोज हुआ तो फौरी तौर पे उसने रिएक्शन कर दिया और आपके पास ये कंडीशन देखने को मिली, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक्यूट की। तो एक्यूट का जो टाइम सेट है ना वो आपके पास विद इन 6 मंथ होता है आपके पास, मंथ टू वीक्स टू मंथ होगा ये आपके पास। और ज्यादातर टाइम लिमिट इसकी है ना 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, तो ये आपके पास एक्यूट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और आपके पास इस कंडीशन में
मेनली जो पैटर्न फॉलो होता है इन्फ्लेमेशन का वो आपके पास होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। तो टाइप 4 आपके पास मेनली सेल मीडिएटेड होती है। तो सेल मीडिएटेड में मेनली कौन कौन से सेल होते हैं आपके पास, CD8 और उसके अलावा CD4। और ये दोनों आपके पास क्या करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन काज करवाने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट को वेस्कुलाइटिस, ठीक है जी, वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स और इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइटोसिस, इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइटोसिस के आपके पास जब हमने उसकी हिस्टोलॉजिकली हमने देखा स्पेसिमन, तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स है ना उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। एक ये डिफरेंशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपके पास ये जो इसका जो ऑनसेट था वो वीक्स टू मंथ था, मतलब एक्यूट था। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि इस कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम साथ इस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट लिख देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट अगर पेशेंट लेना शुरू कर देगा तो आपके पास ये जो रिएक्शन होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ये ऐसी कंडीशन होती है कि हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं कि एंड कंडीशन है कि और कोई हल नहीं है, कि बस ट्रांसप्लांट करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो वो पेशेंट जो होगा ना वो डू एंड डाई होता है, कि बस एंड वाली कंडीशन है। तो इसमें फिर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया तो साथ हम कहेंगे कि जितनी देर बंदा जी सकता है वो तो जिए ना, तो साथ हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक। तो क्रोनिक आपके पास जो रिजेक्शन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है मंथ टू ईयर, मंथ्स टू ईयर। ठीक है, कि ज्यादा देर लगेगी, फौरी तौर पे इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, मोर देन 6 मंथ के आगे चला जाएगा जो पेशेंट होगा। इसके बाद हमें मेनली जो कंडीशन देखने को मिलती है वो आपके पास जो पैटर्न फॉलो होता है इसमें दोनों होते हैं। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 ये पैटर्न भी फॉलो होता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। बात करने का मकसद ये है कि इसकी जो इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेटरी जो इसका पैटर्न होता है उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, और प्लस हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और इस कंडीशन में हमें क्रोनिक फाइब्रोसिस मिलेगी, फाइब्रोसिस मिलेगी। ठीक है, क्रोनिक है तो वो जाहिर बात है फाइब्रोसिस जो पेशेंट होगी हिस्टोलॉजिकली अपेयरेंस में फाइब्रोसिस मिलती है, और इसको हम रिवर्स नहीं कर पाते किसी भी टेक्निक से। ठीक है, इसमें इम्यूनो जो सुप्रेसेंट है वो यूज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी, हाइपर एक्यूट है, विद इन मिनट्स होगा, प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज। ठीक है, और इसमें हमारे पास इस्कीमिया और फिब्रिनाइड नेक्रोसिस मिलेगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2 है। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक्यूट जो होता है वीक्स टू मंथ होता है, इसमें आपके पास CD8 और CD4 सेल्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। ठीक है जी, वेस्कुलाइटिस होगा मेनली इसमें, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। क्रोनिक हमारे पास जो कंडीशन होती है मंथ्स टू ईयर, CD4 टी सेल्स रिस्पॉन्ड टू रेसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इसमें टाइप 2 और 4 ये दोनों पैटर्न जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और मेनली हमारे पास इसमें आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, फाइब्रोसिस, आर्टीरियोसेक्लोसिस, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास देखने को मिलेगी। प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, पेरेन्काइमल एट्रोफी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, तो ये फाइब्रोसिस का जो पैटर्न है। अच्छा, इसको आपने ना एक एक ये जो वर्ड है ना इससे आपने इसको याद रखना है। ठीक है, हमारे पास जो हाइपर एक्यूट होता है इसमें नेक्रोसिस होती है, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। ठीक है, और अगर आपके पास एक्यूट है तो इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट प्लस वेस्कुलाइटिस, और अगर क्रोनिक है तो इसमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना इसको भी आपने याद रखना है कि हाइपर एक्यूट में टाइप 2 होता है, और एक्यूट और क्रोनिक में हमारे पास एक्यूट, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 जो होता है ना वो आपके पास लेट रिस्पॉन्स होता है ना, थोड़ा आपके पास डिलेड रिस्पॉन्स होता है, तो इस वजह से वीक्स टू मंथ लगेंगे उसको। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जो होती है इसमें आपके पास मेनली इसका जो पैटर्न है वो आपने याद रखना है कि ये ग्राफ्टेड जो होगा वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होगा, और जो होस्ट होगा वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। इसके अलावा मैक्यूलो पेपुलर रैश, जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटोसेप्लिनोमेगली, ये सारी कंडीशन, और पोटेंशियली बेनिफिशियल इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर ल्यूकीमिया। अगर कोई पेशेंट जो होगा वो ल्यूकीमिया का होगा तो ये जो होगा वो आपके पास पोटेंशियली बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कंडीशन है ना, इन्फेक्शन इन इम्यूनो डेफिशिएंसीज, कौन से इन्फेक्शन है जो हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। तो मोस्टली आपने दो तीन बातें याद रखनी है कि अगर बॉडी में बी सेल की डेफिशिएंसी है, अगर बॉडी में बी सेल कम है तो आपके पास इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर बॉडी में टी सेल कम है तो टी सेल की डेफिशिएंसी से बॉडी में वायरस का रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन का। अगर किसी बॉडी में की बॉडी में बी सेल्स की डेफिशिएंसी है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर टी सेल की डेफिशिएंसी है तो आपके पास वायरस के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। और मेनली आपके पास जो पैरासाइट होता है ना, जियार्डिया लैम्बलिया, ठीक है, वो भी बी सेल की डेफिशिएंसी से मोस्टली होता है, जो कि जीआईटी को मेनली डैमेज करता है। ठीक है, और बाकी आपके पास जो सम फंगाई फंगस के इन्फेक्शन है वो सम हाउ कॉमन है। ठीक है, लेकिन मेन यही बात है कि बी सेल कम होंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, टी सेल कम होंगे तो वायरल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बैक्टीरिया,
आपके पास बी सेल कम है तो सारे के सारे ये देखें, सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नजीरिया, ई कोलाई, क्लेब्सियला, साल्मोनेला, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो और टी सेल अगर कम है तो साइटोमेगालो वायरस, ईबीवी, जेसी वायरस, वेर्सिला जोस्टर वायरस, क्रोनिक इन्फेक्शन विद रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी वायरसेस, ठीक है। और पोलियो वायरस जो है वो मेनली अगर बी सेल की डेफिशिएंसी है, और इंटेरो वायरल इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो बी सेल की डेफिशिएंसी से दो वायरस होते हैं सिर्फ, पोलियो और इंटेरोवायरल। उसके अलावा आपके पास अगर बी सेल की डेफिशिएंसी है तो जीआई जियार्डियासिस, ठीक है, ये आपके पास जो बैक्टीरिया होता है वो काज करवा सकता है। इसमें इसमें यही आपने बात डिस्कस करनी है, ये जो डिजीजेज हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह